तो आज अपन जो स्टार्ट करेंगे ना क्रैश कोर्स में, इसको अपन रिवीजन कोर्स की तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से अपने को आगे का जो 30-35 दिन का जो प्लान है वो क्या है, किस तरह से अपन, अगर आपने 30 दिन दे दिए ना ढंग से, 30 टर्म की है पूरी फिजिक्स, बस लास्ट में लगभग 30 दिन और मेहनत करनी है। तो 30 दिन अगर अपन ने ढंग से दे दिए और प्रॉपर टेस्ट दे दिए तो फिर सिलेक्शन कोई रोक नहीं रहा, समझे। 30 दिन ढंग से देना है बस। और उसमें करेंगे क्या, आज अपन एनालाइज करेंगे कि पिछले 12 वर्ष के क्वेश्चंस अपन ने देखे। ठीक है, क्या होता है, कोई भी अपने को परीक्षा देनी हो, चाहे किसी भी लेवल की हो, आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, इवन 11th-12th एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या देखना चाहिए, पहले हमें ये देखना चाहिए पिछले वर्षों में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस हमें करनी चाहिए, उन्हीं की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले मेन फोकस होता है। तो अब चूंकि नीट की तैयारी करनी है, नीट के अपने को क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं, कौन से पूछे गए हैं, हम कौन से क्वेश्चंस करें। अब साल भर तो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हर चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, लेकिन अब जो 1 महीना रह जाता है उसमें अपने को ये देखना चाहिए पिछले 12-15 वर्षों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर अपने उन्हीं क्वेश्चंस को ढंग से समझ के कर लिया, उन्हीं क्वेश्चंस को जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं ढंग से, रट के नहीं कि अपन ने ए का बी का सी ऐसे याद कर लिया, वो नहीं, हर क्वेश्चन को अगर समझ के कर लिया तो 2023 में भी सिमिलर क्वेश्चन ही आएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट के आसपास के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आसानी से हम उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये आज डिसाइड करेंगे, अपन इसको एनालाइज करके कि आखिर ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, तो वही ट्रेंड आगे फॉलो होगा। अगर 12 वर्षों में किसी एक चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो 13वें वर्ष में ऐसा क्या हो जाएगा, उसमें उस चैप्टर से उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, यानी उस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो अपन आज क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि 12 वर्षों में कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने को पता चल जाए, उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले फोकस करना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर अपन 2022 लेटेस्ट भी ले लो, 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर से, या कितने कौन से क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे गए, उन क्वेश्चंस को हम कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम कर पा रहे हैं कि नहीं, आज अपन उनको करेंगे। कि जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में कितने पूछे गए, और 2022 के पहले के तो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम जो लेटेस्ट पेपर है 2022 का उसको पूरा लगभग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि जो क्वेश्चन पूछे गए वो आप जो पहली बार तैयारी कर रहे थे या 2022 का पेपर दिया भी होगा, तो आप आज कर पा रहे हैं कि नहीं, या आगे 2023 का होगा इसी जैसा पेपर आएगा तो उनको हम कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, उनको अपन एनालाइज करेंगे। दूसरा क्या है, 2018 के बाद, जैसे मैं क्लास में भी कहता रहता था, 2018 के बाद ये कहानी चेंज हुई है कि पहले पेपर जो बनता था तो वो सीबीएसई बनाती थी, सीबीएसई बोर्ड बनाता था। अब जो पेपर कौन बना रहा है, एक नया गठन हो गया एनटीए, वो बना रहा है। तो एनटीए के डायरेक्टर कई बार अपने इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं, ये अपने को सुनना चाहिए, और मैं भी कई बार बता चुका हूं आपको कि सारे पेपर चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर के नहीं आएंगे, और आ भी रहा है। 2018 के पेपर उठा लो, 2018 के बाद के जितने भी उठा लो, 19, 20, 21, 22, 4 साल हुए हैं ये, और इनमें 3 वर्ष ऐसा हुआ जिसमें 2-2 पेपर हुए। 2022 में भी एक एग्ज़ाम तो हुआ था, 1-2 दिन बाद फिर दूसरा एग्ज़ाम भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बच्चों को दोबारा देने के लिए कहा था, तो एक और हुआ था ना।
तो 2 एग्जाम हुए थे, दोनों एग्जाम, पहला पेपर भी आसान आया था और दूसरा पेपर भी बिल्कुल उसी लेवल का या उससे थोड़ा सा और आसान था। तो ऐसे खुद से एनालाइज करो, अपन दिमाग रखते हैं इतना कि अगर मान लीजिए एनटीए को 3-4 पेपर एक साल में करवाना है, मान लो किसी कारणवश कोई आउट हो जाए या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ बच्चे पहुंच जाए, वहां से कुछ ऐसा लगे कि अब दोबारा पेपर होना है या कुछ बच्चों का दोबारा होना है, तो हाल के हाल पेपर तो बनते नहीं है, वो 5-7 पेपर बना के रखेंगे और जब 5-7 पेपर बना के रखेंगे तो 5-7 सारे के सारे सेम लेवल के होंगे। तो पहला एग्जाम जो हुआ 2022 का, उसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए फिजिक्स के, फिजिक्स की बात कर रहे हैं अपन। री एग्जाम हुआ, उसमें भी उसी लेवल के आए। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि फिजिक्स तो इजी आने वाली है। ठीक है, 2019 से अगर अपन स्टार्टिंग करें एनटीए की, तो फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी से एज इट इज लाइन टू लाइन नहीं, एनसीईआरटी पर बेस्ड जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन एज इट इज बन रहे हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स देखोगे ना, तो उन नोट्स में भी सारे क्वेश्चंस एज इट इज, या तो थोड़ा बहुत डाटा चेंज होगा या सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अभी बताऊंगा अभी मैं आपको, क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हो तो अब आप समझ सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आपके किस नोट्स में से हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके नोट्स से बाहर का हो। ठीक है, 2023 में भी बस आपको मेन एग्जाम में क्या करना है, 1 घंटा निकालना है फिजिक्स के लिए। तो जो आइडियल टाइम है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि कल से फिर इन सब बातों का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन को थोड़ा फास्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी। कि बायो में 30 से 35 मिनट 90 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी का समय बचे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, 35 की जगह 40 ले लो, मैक्सिमम 45 ले लो। 45 से ज़्यादा समय अगर बायो में जा रहा है तो फिर वहीं पे स्टॉप करो बायो को, दूसरा पेपर उठाओ मेन एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है दूसरा पेपर बहुत आसान हो। तीनों पेपर कभी भी टफ नहीं आते, ये बार बार कहता हूँ। किसी भी आप नीट का उठा लो, पिछले 12-15 वर्षों का इतिहास, कोई एक पेपर ही होगा जो लेंथी या टफ होगा, बाकी 2 आसान होंगे। अब कौन सा आसान होगा ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ करके पता चलता है। आज पता नहीं चलेगा कि मैं कह दूं कि बायो टफ आएगा या फिजिक्स टफ आएगा या फिजिक्स इजी आएगा। वहाँ आप जब 5 मिनट में पूरा पेपर एनालाइज करेंगे ना, थोड़ा एक नज़र मार लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा जो है टफ है, कौन सा आसान है। और नज़र भी मारने की जरूरत नहीं है, तो सीधे कोई सा भी पेपर उठा के सॉल्व करना शुरू कर दो। बस उसकी टाइम लिमिट ध्यान रखो। जैसे मान लो पहले आपने फिजिक्स स्टार्ट किया, तो फिजिक्स की टाइम लिमिट है 1 घंटा। 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं कर लो। 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है, छोड़ो फिजिक्स को, अगला पेपर उठाओ, बायो उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो। सबकी अपनी अपनी आइडियल लिमिट है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में ही 2 घंटे लगा लिए अपन ने, मज़ा आ गया, फिजिक्स में करते जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2 घंटे में पूरा प्रॉपर करके अब पानी पी रहे हैं, 10 मिनट के लिए रेस्ट कर रहे हैं, बाकी में तो निपट जाएंगे। ऐसे ही फिजिक्स बायो पहले उठा रहे हैं तो 35-40 मिनट में अगर कंप्लीट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई, जितने हुए हैं आगे बढ़ जाओ, फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो। तो हर सब्जेक्ट ही एक टाइम लिमिट है, तो उस टाइम लिमिट को फॉलो करके अपने को वहाँ पर मेन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, एक तो ये अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो अपन आ जाते हैं कि पिछले 12 वर्षों में कितने क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए। तो उन पे मैंने कुछ एक, जैसे ये येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो आप भी केवल ये हेडिंग लिख सकते हैं बस। ठीक है, बाकी इनकी स्लाइड्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगी ऐप के थ्रू पूरी की पूरी, तो ये पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं। जैसे सबसे पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत है। आज जरूर ये पूरा इंग्लिश में है, कल से ये स्क्रीन पे भी आपको हिंदी अंग्रेजी में पूरा मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, नोट्स भी हिंदी इंग्लिश में पूरे मिल जाएंगे, आज केवल ये इंग्लिश में ही है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 वर्षों में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 52 क्वेश्चन। पिछले 12 वर्षों का इतिहास उठाओगे तो 52 क्वेश्चन पूछे गए। किस में से? अकेले करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, धारा विद्युत में से।
नीट 2023 में कितने पूछे जा सकते हैं? मेरे हिसाब से 3 से 4। 3 से 4 क्वेश्चन अकेले धारा विद्युत से पूछे जा सकते हैं। अब अगर अपन बात करें कि चलो ठीक है 3 से 4 पूछे जा सकते हैं, तो 2022 में कितने पूछे गए? तो देखो एग्जैक्ट 4 क्वेश्चन पूछे गए 2022 में। ये 2022 के क्वेश्चन है, एग्जैक्ट 4 क्वेश्चन पूछे गए, वही रेशो चल रहा है। 2023 में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर अपन देखें, जैसे पहला क्वेश्चन है 2022 में, अगर हमने एग्जाम दिया होता तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाते, और हमारे नोट्स में था कि नहीं उसको देखें। ये लिखा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसके बाद ये आंसर थे, तो मैंने केवल आंसर ही लिखे, चारों के चारे ऑब्जेक्टिव बना के नहीं लिखा, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा। तो अगर आप देखें एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो उसका प्रतिरोध चालकों और अर्धचालकों में कैसा होगा? ये आपके नोट्स में लाइन लिखी है एज इट इज, लिखिए नहीं, क्योंकि प्रतिरोध जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है किस पर? अल्फा पर, ठीक है, ताप प्रतिरोध, ताप गुणांक जिसको कहते हैं, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव होगा तो अगर टेम्परेचर, ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये अगर नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ये अगर 0 होगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगा, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यही लिखा है आपके नोट्स में, ठीक है। तो इसका अब आपको ये कुछ पदार्थ बताए थे, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स। इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में या अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ा, इनका अल्फा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो अर्धचालकों में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और कंडक्टर में अल्फा पॉजिटिव होता है, चालकों में अल्फा पॉजिटिव होता है, तो उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। तो अब इस क्वेश्चन से अपने को क्या बात समझ में आती है या क्या हमें करना है 2023 के लिए? एक थियोरेटिकल क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूछा गया, तो अब आपको अपने नोट्स की थ्योरी में जाना है और जितने थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको फिर से रिपीट करना है, एक रीडिंग लगा लेनी है और उससे खुद से सोचो कि कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। खुद से क्वेश्चंस फॉर्म करने की कोशिश करो तो अपने आप ये एक क्वेश्चन थ्योरी वाला बन जाएगा, ठीक है। 2023 में भी यही संभावना है। दूसरा देखो, 2 रेजिस्टेंस हैं जिनके रेजिस्टेंस कितने? 100 और 200, ठीक है, पैरेलल में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी यानी इसकी ऊष्मा जो है इन प्रतिरोधों में, उनका अनुपात क्या होगा? यानी 2 रेजिस्टेंस R1 और क्या कर दिया? R2, ऐसे समांतर में जुड़े हैं। समांतर में क्या सेम होता है? पैरेलल में V सेम होता है कि नहीं? तो अब इन प्रतिरोधों में, इन रेजिस्टेंस में जो हीट डेवलप होगी उस हीट का रेशो क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो फॉर्मूला सबको पता है, हीट इक्वल टू पावर इंटू टी होती है और पावर आपको मालूम है v²/r। तो यहां v और t तो सेम है ना, सेम है दोनों के लिए, तो सीधे h और r में रिलेशन क्या निकला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। सेम क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में है, वही क्वेश्चन है। h1/h2 क्या आ गया? r2/r1। आप देखो 200 डिवाइड बाय 100 कर दो। ये तो समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं सीधे देख लो, मन में आपको पास ये सूत्र ध्यान में आ जाएगा और डायरेक्ट 200/100 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न से क्या पता चला कि अपने को कौन से क्वेश्चन करने हैं? जो सिंपल रेशो
प्रोपोर्शनल वाले होते हैं, अनुपात समानुपात वाले होते हैं। इसमें क्या दिख रहा है? अनुपात समानुपात दिख रहा है ना, ठीक है, अनुपात समानुपात व्युत्क्रमानुपात, इसके क्वेश्चन अपने को ज़्यादा करने हैं और वो आपके नोट्स में बहुत सारे दिए भी हुए हैं। आपको फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी, ये ध्यान देना। कई बच्चे जो है, क्या होता है, सिंपल सी बात है, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता। 12-12 घंटे फिजिक्स लगाते रहो, कुछ नहीं होगा। सही दिशा में मेहनत करने से सब कुछ होता है। सही दिशा का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन लगा रहे हो आईआईटी के और एग्जाम दे रहे हो नीट का, तो कुछ फायदा होने वाला है? मतलब ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे लड़ाई हो गई मोहल्ले में और अपन एटम बम लेके पहुंच गए, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना। जिस तरह की आपका एग्जाम है उसी तरह के क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने और उसी तरह के अपने को थ्योरी कॉन्सेप्ट लगाने। तो इनमें यही चीज़ है। इसको बंद कर देना क्योंकि आज वो थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब करेगा अदरवाइज, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। और ये बातें आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज पहला दिन है, जैसे कि आपको ध्यान रहे आगे की चीज़ें कि अपने को कम से कम 1 महीना बचा हुआ है, तो उनमें ही ढंग से अपन चीज़ों को पढ़ लें, है ना। क्योंकि हर वर्ष मैं बहुत अच्छे बच्चे देखता हूँ जो, अब चूंकि हम तो हर बताते रहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, टीचर का ये भी कर्तव्य होता है कि ये भी बताए कि क्या छोड़ना है। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि जो टीचर है वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी बताता रहता है जो एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है उसका, लेकिन बच्चों को बड़ा आनंद आता है, ठीक है। तो वो साल भर बड़े आनंद में रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जब बाहर निकलेंगे तब समझ में आएगा कि अरे हमने जो पढ़ा साल भर उसमें तो कुछ नहीं आया, अलग ही चीज़ें आई हैं इसमें। तो इसलिए, और ये चीज़ें कौन बता सकता है? जो 20-25 वर्षों से इस तरह के एग्ज़ाम को पढ़ा रहा हो। कोई 2-5 साल पहले से ही स्टार्ट किया है, उसको ये पता ही नहीं होगा। उसको तो जो पहले आता है, अच्छा आता है, वही उसी में 2-2 महीने निकाल देगा। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आता है और केमिस्ट्री में पढ़ी लेते हो 11th में, उसी को कई टीचर 1 महीने 1.5 महीने पढ़ाते रहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। अब उसमें 1.5 महीने पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन मिला, और एक क्वेश्चन भी ऐसा मिला जो आप ना पढ़ते उसको तो खुद से ही कर लेते, क्योंकि केमिस्ट्री में 11th में पढ़ा है। तो 1 महीने का समय खराब हो गया कि नहीं हो गया? तो ये खुद से बच्चों को भी एनालाइज करना चाहिए, पुराने पेपर्स देख के क्या पूछा जा रहा है और टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है। अब आ जाओ तीसरा, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक देखो कॉपर वायर है, उसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। रेडियस कितनी है? ये त्रिज्या है। अब कितना क्लासिक क्वेश्चन, क्लासिक क्वेश्चन का मतलब है कितनी बढ़िया खूबसूरती से उसने एक क्वेश्चन को बड़ा इजी बना दिया। डेटा ऐसे दिए इस क्वेश्चन में कि 2 सेकंड में सॉल्व हो जाए। देखो अभी बताऊंगा तो आपको कि हाँ सर ये किसी ने क्वेश्चन बनाया होगा, तो बहुत ही सोच समझ के डेटा दिए। एक तार है, इसकी लंबाई कितनी कर दी? 10 मीटर, और त्रिज्या जानबूझ के 10⁻⁻² डिवाइड बाय √π मीटर दी है। आपको √π क्यों दे दी? कुछ और दे देते, उसका कारण है। देखो इधर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, ठीक है। करंट डेंसिटी पूछी है, धारा घनत्व पूछा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कितना हो? 10 वोल्ट पर मीटर, तो करंट डेंसिटी पूछी है। माइक्रोस्कोपिक फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी या माइक्रोस्कोपिक फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सूक्ष्म स्तरीय संबंध लिखाया था। J इक्वल टू क्या होता है? ध्यान आ रहा है? सिग्मा ई, है ना। नहीं ध्यान आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप नोट्स देखना, उसमें मिल जाएगा। और मैं अभी आगे से, मतलब कल से, क्योंकि डेली क्लास लगेगी, तो इन फॉर्मूले को ही तो रिवाइज करवाऊंगा।
माइंड मैप बनवाऊंगा आपको, ये सारे फॉर्मूले अपने आप दिमाग में चले जाएंगे। जब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे तो यहाँ एक बोर्ड पे ही पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो मेन फार्मूले हैं वो सारे आ जाएंगे, मेन कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आ जाएंगे। उसको कहते हैं माइंड मैप। और आप 30 पेज का कम से कम एक रजिस्टर बना लो और पूरी फिजिक्स 30 पेज में आ जाएगी। यहाँ पे जो माइंड मैप बनेगा वो आप हाथ से उस पेपर पे भी बनाएंगे, उस अपने रजिस्टर पे भी बनाएंगे। तो ये फार्मूले सीधे कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं। ये फार्मूला आपको याद है तो 1 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो, जे निकालना है, सिग्मा धारा घनत्व, ये सिग्मा क्या होता है, ये तो धारा घनत्व हो गया, सिग्मा विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसका व्युत्क्रम होती है, रो का। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R बराबर रो एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है, पढ़ा है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, बोला बताओ, आर ए अपॉन एल। तो यहां सिग्मा की जगह लिख दूं एल अपॉन आर ए इंटू ई, हो गया। अब क्या करना है आपको, केवल मान लिखना है। देखो एल की वैल्यू कितनी, 10, ई की वैल्यू कितनी, 10, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना, 10, और ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल ये वाला चाहिए ना, सर्कुलर क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर मतलब ये त्रिज्या 10⁻⁻² बटे रूट पाई का स्क्वायर। आप देखो कितनी समझदारी से उसने ये मान दिए, ये जिससे कि कट ही जाए सारे, कट गए कि नहीं। इधर रूट पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, उस पाई से ये पाई उड़ रहा है, इसलिए रूट पाई दिया है। 10⁻², -4 हो गया, ऊपर ले जाओ, 10 क्या आ गया, +5 हो गया आंसर। तो आप देखते हैं ना, है एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है, जो डेटा दिए होते हैं वो इतने कुछ पॉइंट में, सिग्निफिकेंट फिगर में ऐसे दिए होते हैं कि उनमें समय लगता है, लेकिन उसी क्वेश्चन को इजी डेटा दे करके उसने बनाया। तो मेन एग्जाम में बार बार कहता हूं कि जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन करने में भले ही समय लग जाए, ठीक है, लेकिन मेन एग्जाम में एज इट इज नहीं आएगा, उसके डेटा इतने आसान आएंगे कि वो आपके विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व हो जाएगा। देखो हुए कि नहीं, 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए इसमें, एक तो यही वाला पहला और एक ये चौथा भी। चौथे में व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है और उसने कहा PX/Q/Y, ये कुछ ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये कब मोर सेंसिटिव होगा, कब अच्छा होगा ये, तो इसका ऑप्शन होता है थ्योरी में, आप देखेंगे मैंने बताया था, और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा मैं रिवीजन कोर्स में तो वहां भी फिर से रिपीट कर दूंगा कि ये 4 रेजिस्टेंस जो दिए होते हैं ना, इनके मान P, Q, R, S यही तो बोलते हैं, ये लगभग कैसे होने चाहिए, अप्रॉक्स सेम वैल्यू के हों तो ये सबसे अच्छा होता है। और क्या हो, एंड स्मॉल हो, यानी इनके मान चारों के लगभग समान हो और छोटे हो, तब जाकर के ये जो ब्रिज है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, अच्छा होता है। तो इससे अपन समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन वाले जवाब देते जाना। साक्षी, तुम लोग ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यहां से समझ में आ गई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 52 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस पर बढ़िया इंपॉर्टेंट लगा लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आ जाओ अगला, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेमीकंडक्टर। 48 क्वेश्चन पूछ, ये मैंने ऐसे उल्टे क्रम में लिखे हैं सारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आता है क्या, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ने अर्धचालक। 48 क्वेश्चन पूछे गए, सीधे सीधे आप 12 चौक 48 लगा लो, 12 वर्षों में 48 क्वेश्चन पूछे गए नीट में। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं 2023 में? 4 क्वेश्चन। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2022 में भी इसमें 3 पूछे गए, 1, 2, 3। और सेमीकंडक्टर में भी मैं आपको बताता हूं कि जो ये लॉजिक गेट का है,
लॉजिक गेट 100% आएगा, 100% एक क्वेश्चन आना है और सबसे आसान होता है, ये जरूर कर लेना। सेमीकंडक्टर, ये डायोड पर आधारित प्रश्न है। अब देखो इसमें अगर देखें तो एक ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, यानी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है, ये भी लगभग थ्योरी बेस्ड ही हो गया। एक और क्वेश्चन ये थ्योरी बेस्ड ही है, यानी सेमीकंडक्टर से न्यूमेरिकल कम आते हैं और है भी कम उसमें, ठीक है। तो यहां से अपने को ये एनालाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट कम आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल कौन से बनते हैं? इसमें ट्रांजिस्टर पर आधारित न्यूमेरिकल बनेगा, डायोड पर आधारित न्यूमेरिकल बनेगा, डायोड पे, और बाकी फिर दो तीन टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। डायोड पर जैसे अग्रवनति पश्चवनति अपन बनाते हैं, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह लगा लेते हैं तो करंट वगैरह पूछ लेते हैं। तो डायोड पर और ट्रांजिस्टर पर दो ही टाइप के मेन क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बाकी इसमें थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये सेमीकंडक्टर जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स में सेमीकंडक्टर सबसे आसान है और ये 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना है। जैसे इस बार 2 या 3 पूछे गए और 2023 में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसे ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ध्यान से देखना। ये आपको दिख रहा है पीएन 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 एनपी एनपी पीएन, ये क्या है बताओ, क्या है ये डायोड है, ये डायोड ये डायोड ये डायोड ये डायोड। और इसमें पूछा ये था कि पोटेंशियल ड्रॉप यानी विभवांतर किसके अक्रॉस, यानी किसके अक्रॉस मतलब ये वाला या ये वाला, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है ना। तो ये 2 बिंदु हो गए, ये 2 बिंदु हो गए, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, किस में समान है, बस ये पूछा है। इन तीनों चित्रों में किस में समान है। तो अगर अपन इसकी बात करें, ये पीएन पीएन एक साथ जोड़ा है और इस पी से ये पॉजिटिव जोड़ा है और एन से क्या जोड़ा है, नेगेटिव। तो कौन सी अभिनत हुई है, कौन सा बाइसिंग हुई, फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्रवनत। तो अग्रवनत में धारा बहती है और डायोड एक जैसे हैं तो इनके प्रतिरोध भी समान होंगे। तो इसका मतलब यहां पर और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगा। इसमें ये एक पीएन है एक एनपी है, उल्टा जोड़ा है, तो इसमें तो अलग अलग होंगे। इसमें एनपी इसमें एनपी, ये जो है पश्चवनत में जोड़ा है, तो इसमें भी जो भी होगा वो बराबर ही होगा। तो ए और सी इन दोनों में ही कैसे होंगे, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होंगे। कितना आसान, थ्योरी बेस्ड। थ्योरी में आपको समझा है, एक थ्योरी की एक रीडिंग लगानी है उसकी। एक ये यहां पर सर्किट दिया है, आप देखो इस सर्किट में ये यहां पर लॉजिक गेट दिया है, इसकी सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल बनानी है। और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, यही क्वेश्चन मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से ये एग्जैक्ट दिया हुआ है। देखो 2000 में पूछ लिया गया और नोट्स तो पहले के हैं, आप क्या अभी बना लिए होंगे आपने, आप पिछले साल के देख लो, पिछले से पिछले के देख लो, यही क्वेश्चन है एज इट इज। कैसे आएगा ट्रुथ टेबल, कैसे बनेगा, देखो ए बी वाई लिखते हो, 1 1 1 0 0 1 0 0, यही कहानी होती है। अब यहां देखो ए की जगह 1, बी की जगह 1 लिखेंगे, पहले 1 1 का बाई क्या आएगा, ये बाई है, वो बताना है अपने को। अब यहां पे 1 है, इधर क्या है बोलो, ये नॉट गेट है, तो 1 नॉट से बाहर निकलेगा तो 0, ये 1। अब आप देखो ये 1 इस वायर के थ्रू यहां जाएगा तो क्या है, ये वाला 1। अब ये 1 और ये 1, ये कौन सा गेट है, 0 को ध्यान देना, यहां चिपका हुआ है 0 चिपका हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। ये एंड और ये नॉट, नैंड गेट है। तो 1 1 का नैंड गेट में यहां कितना आएगा, देखो एंड गेट में 1 1 का 1 होता है और 1 के आगे नॉट है तो 0, ठीक बात है। इधर आ जाओ, 0 1 का एंड क्या होता है, 0, और 0 के आगे नॉट है तो 1, और 0 1 का
ये एंड गेट है, इसमें जीरो चिपका नहीं है, तो 0 1 का एंड गेट में क्या होता है 0, तो 1 1 का क्या हो गया 0। ऐसे ही बना लोगे सारे, ठीक है। लॉजिक गेट अभी रिवीजन में कराऊंगा तो ये फिर से समझा दूंगा। आज केवल ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उनका ट्रेंड क्या है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिया था, इसको सेमीकंडक्टर में भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर का ही तो पूछा है, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो दूसरा क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा, सेमीकंडक्टर। इसके बाद जो अभी जैसे अभी आपने रिसेंटली फिनिश किया है, रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति हिंदी में कहते हैं, घूर्णी गति तीसरे नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 45 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 12 वर्षों में, 45 रोटेशनल मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और 2022 में आप देखोगे तो जरूर 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 2023 में मुझे लगता है, क्योंकि क्या होता है कई बार जिन चैप्टर से कम आते हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पिछले 12 वर्षों में से ज्यादा आए लेकिन किसी एक वर्ष में कम आ गए, तो अगले वर्ष फिर उसमें बैलेंस कर लेता है, वो फिर ज्यादा दे देता है। क्योंकि कोई भी पेपर बनाएगा, इवन खुद से सोचो कि हम पेपर बना रहे हैं तो क्या देखेंगे, आपको कह दिया जाए कि नीट का पेपर बनाओ, तो आप ये देखोगे ना पिछले 12-15 सालों में क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं मैं उल्टे सीधे कोई भी क्वेश्चन रख दूं किसी भी लेवल के, किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी टीचर को पेपर बनाने के लिए जब एनटीए देगा तो वो खुद पुराने पेपर्स देखेगा कि पूछा क्या जा रहा है, वैसे ही तो बनाऊं। पता चला उल्टा सीधा बना दिया तो और दिक्कत आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि जो है कोई बच्चे पहुंच जाएंगे वहां के सिलेबस से बाहर है, तो फिर एक और एग्जाम कराना पड़ेगा। तो वो जब एग्जामिनर खुद जो है पुराने पेपर को देख रहा है, तो अपन क्यों नहीं देखें, अपने को भी देखना चाहिए। तो अब उसने देखा, मान लो पिछले 12 वर्षों में इसमें 45 पूछे गए, 2022 में इसमें 2 ही पूछे गए, तो कहेगा यार इसमें 2-4 क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं मैं, जिससे कि बैलेंस हो जाए। तो इसमें हो सकता है इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो अब अपन देखते हैं क्या हम कर पाते हैं कि नहीं ये 2022 के क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली इसको पढ़ा है। पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। एक पतली सी डिस्क है, पतली सी चकती है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, और कल से आपको पूरी हिंदी इंग्लिश एक साथ मिलेगी इस पे, ठीक है। नोट्स भी इसके मिलेंगे, शीट जो है क्वेश्चंस की। ये डिस्क है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, यानी घूर्णन त्रिज्या, जायरेशन को कहते हैं घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या डिस्क की, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू प्लेन। तो नॉर्मल टू प्लेन यानी इसके तल के लंबवत और इसके सेंटर से जाने वाली अक्ष कौन सी होगी, जरा बताओ। मैं जो चित्र बना रहा हूं क्या सही है, ये वाली अक्ष का यही दिया है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, तल के लंबवत केंद्र से जाने वाली। दूसरी क्या दी है, टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास। तो इस अक्ष के परित और इस अक्ष के परित जो रेडियस ऑफ जायरेशन है या घूर्णी गति घूर्णी त्रिज्याएं हैं, उनका अनुपात क्या है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है घूर्णी रेडियस ऑफ जायरेशन का, त्रिज्या का, बोलो जरा, √I/m, बिल्कुल सही। यही फॉर्मूले फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा, √I/m। अब देखो क्या अक्ष बदलने पर m बदल जाएगा, एक्सेस बदल दूं तो क्या द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना, I बदल जाएगा। इस एक्सेस के अबाउट I अलग होगा और इसके अबाउट I अलग होगा। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूं तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, √I हो गया कि नहीं। अब बताओ K1/K2 निकालना है तो क्या आएगा, बताओ, √I1/I2। अब जरा बताओ I1 की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर, ये अक्ष है केंद्र से जाने वाली, इस अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण क्या होता है डिस्क का, ½ mr², याद है।
ये सब आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी समझाऊंगा, सारे के सारे याद करवा दूंगा। I2 इसका क्या होता है, डायमीटर के अबाउट 1/4 mr², कट गया 4/2, 2 का वर्गमूल √2, बस यही उत्तर हो गया। तो √2/1 आंसर हो गया। 2022 में जो पेपर देते कर पाते कि नहीं। आ जाओ दूसरा, ये सेंटर ऑफ मास का है। 2 ऑब्जेक्ट, 2 द्रव्यमान 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के, 10 और 20 के, आर कनेक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ रेजिडेंट, किसी रॉड के किनारों से बंधे हुए हैं, उसकी लंबाई 10 है। देखो जरा ऐसे, ये रॉड है, यहां पर 10 kg है और इधर कितना है बोलो, देख के बताते जाओ, बोलते जाओ, 20 kg, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg, यानी 10 kg से, 10 kg जहां रखा हुआ है वहां से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र किधर है। तो द्रव्यमान केंद्र इससे नापना है, जहां से अपने को मेजर करना है, जहां से नापना है, उसको क्या करते हैं, मूल बिंदु पे लेते हैं, ओरिजिन पे लेते हैं, और फिर देखते हैं कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए द्रव्यमान केंद्र को नापने के लिए। आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर एक्स डायरेक्शन में, तो XCM आएगा। और XCM क्या होता है बताओ, XCM का फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2, 2 ही हैं, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना, 10, x1 यानी इस 10 की इसी पॉइंट से दूरी कितनी, 0, वहीं पे तो रखा है जहां पर मूल बिंदु है, 0। m2 कितना, 20, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, यहीं से स्टार्ट करनी है, 10 डिवाइड बाय, अब ये सेंटीमीटर में लिया तो ध्यान देना अपना उत्तर भी सेंटीमीटर में आएगा। m1 m2 20 और 10 30, 1 0 कट गया, 20/3 सेंटीमीटर, यही उत्तर है। बोलो, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, बायोलॉजी से भी सरल है, फिजिक्स बायो से भी सरल है। बस अपने दिमाग में भर रखा है शुरू से, उसी को तोड़ना है बस। जो दिमाग में भर रखा है ना फिजिक्स स्टफ है, उसको तोड़ दिया जिस दिन, बस फिर आसान लगने लगेगी। इसके बाद रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाश की और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें आप इस समय फॉर्मूले याद करेंगे और रे डायग्राम बनाएंगे बस। बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, 44 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और 3 से 4 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3 क्वेश्चन मैक्सिमम इस बार 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। 2022 में भी 3 ही पूछे गए और फिर भी अगर हिसाब लगाएं तो 3 से 4 पूछे गए। 12 चौक 48, ठीक है, 44 पूछे गए तो मैक्सिमम 4 मिनिमम 3, तो इस बार 3 ही पूछे जा सकते। और वो 3 ऐसे होंगे बड़े सिंपल से, सीधे सीधे सिंपल फॉर्मूले याद कर लिए तो आपने उस पर आधारित बना लोगे। देखो क्लास 10th की भी अगर आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी है तो भी आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। जैसे पहला देखें, अ लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस, ये कांच का पृष्ठ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, म्यू बराबर √3। इस पर 60 डिग्री पर एक प्रकाश किरण गिरती है। लाइट रे कितने डिग्री पर गिर रही है, 60 डिग्री पर ये गिर रही है। देखो 60 डिग्री पर। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां से तो इसका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कुछ लाइट रे अंदर चली जाएगी तो इसका अपवर्तन होगा। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है ये पूछा है, इस रे और इस रे के बीच में एंगल ये पूछा है। देखो कितना आसान है, और यही क्वेश्चन आपके नोट्स में, ठीक है, चाहे पिछले का निकाल लो या पिछले से पिछले के नोट्स निकाल लो, ये नोट्स में है। अगर मुझे ये पता चल जाए, और ये आप तो 1 सेकंड बता दो कि ये कितना एंगल है,
60। आपतन कोण परावर्तन बराबर होते हैं। अच्छा, ये और पता चल जाए ये कोण कितना है तो थीटा निकल ही आएगा। तो ये वाला कैसे निकालोगे? ये आई है तो ये आर है, अपवर्तन कोण है। स्नेल लॉ लगा दूं। स्नेल लॉ क्या कहता है? म्यू बराबर साइन आई अपॉन म्यू कितना √3। साइन आई कितना? आई कितना 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये लिख दिया मैंने √3/2 इंटू 1 अपॉन कितना साइन आर। ये साइन आर √3 से √3 कट गया, साइन आर बराबर 1/2। बोलो तो आर कितना आ गया? 30 डिग्री। आया कि नहीं? क्लास 9th की ट्रिग्नोमेट्री 30 डिग्री आया। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब ये नहीं निकाल सकते आप, ये कितना होगा? 90, क्योंकि यहां से यहां तक ये पूरी लाइन 180 की होती है। 60 और 30 ये मिल ही गए 90। 180 में से 90 घटा दो, ये वाला बच गया 90। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 90 डिग्री। समझ आई बात? दूसरा, बाइकॉन्वेक्स लेंस यानी द्विउत्तल लेंस जिसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है दोनों तरफ की, ये वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 1.5 है। तो इसकी पावर पूछी है, पावर कितनी है, शक्ति कितनी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स में दिया है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर ग्लास है, कांच है, तो उस और डबल कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स यानी उभय उत्तल लेंस है, तो उसका जो आर होता है वही क्या होता है? वही एफ होता है। जो आर होता है वही एफ होता है। तो आर 20 है तो एफ भी क्या होगा? 20 ही होगा। तो एफ बराबर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब एफ भी ये तब होता है जब म्यू कितना हो? 1.5 हो। बालक सीधे बैठ जा। क्या होता है, एक बच्चे के कारण टीचर डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो बैठने का, क्योंकि अब नहीं सुनने, तुम लेट के सोओगे, फिर तो लेट के सुनोगे। सुनने अगर सुनना ही है तो घर पे बैठो ना, ऑनलाइन की क्लास है तो। ऑनलाइन इसीलिए दी है ना, जो यहां तक नहीं आ पा रहे उनके लिए है। अब यहां भी आपका पोस्चर ऐसा होगा तो पढ़ोगे क्या? एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे। अगर आप ढंग से बैठ भी नहीं पा रहे क्लास में तो क्या जीवन में करोगे तुम? इसलिए ऑनलाइन दिया है कि जो इतना भी नहीं कर पा रहे घर बैठ के बैठ देखो, वहां लेट के देखो, बेड पे लेट के देखो, जहां देखना है वैसे देखो। क्लास में अपन बैठे हैं तो क्लास का तो डेकोरम मेंटेन करो। एफ बराबर क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे दिया, पावर पूछी है, तो एफ 20 आ गया तो पावर कितनी होगी? डायोप्टर में चाहिए, बोलो 100/f कितना हो गया? प्लस का कितना? 5 हो गया कि नहीं? देखो कितना आंसर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपके नोट्स में लिखा है, समझाया, बार बार चिल्ला चिल्ला के समझाया कि अगर म्यू 1.5 हो तो आर और एफ बराबर होते हैं डबल कॉन्वेक्स में। तो मेरे ख्याल से नोट्स में दूसरा क्वेश्चन ही यही है, वही पूछ लिया गया है। तीसरा किस पर आधारित है? टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मटेरियल मीडिया 1.5 एंड 10⁸ है एंड 2.0 10⁸ रिस्पेक्टिवली। क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण निकालना है इन दो मीडिया के लिए। क्रिटिकल एंगल साइन आई सी, फॉर्मूला ध्यान आ रहा है? फॉर्मूले पर बेस्ड है, 1/μ। वेरी गुड, 1/μ। म्यू किसका होता है? सघन माध्यम का, यानी डेंसर मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? विरल के रिस्पेक्ट में। तो यहां क्या लिखेंगे? आर म्यू डी, यानी डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में। और इसको क्या लिख सकते हैं? पूरा म्यू डी
बटे म्यू आर। म्यू आर ऊपर चला जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मैं आपको कल से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि इस समय पूरे लंबे लंबे क्वेश्चंस की बजाय मैं आपको 1 सेकंड में 2 सेकंड में कैसे सॉल्व हो सकते हैं वो सारी शॉर्टकट्स जो हैं वो बताऊंगा। साइन आई सी जैसे म्यू आर अपॉन म्यू डी, तो इसमें साइन आई सी बराबर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कम बटे ज्यादा। ध्यान आ रहा है? 2 अपवर्तनांक दिए हो तो कम ऊपर आएगा, ज्यादा नीचे आएगा साइन आई सी में। ठीक है, अच्छा ठीक बात है। अपवर्तनांक का वेग के साथ क्या संबंध होता है? म्यू बराबर सी बाय वी होता है। सी तो नियत है, तो म्यू व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? वी। अच्छा, ये अगर म्यू आर बटे म्यू डी है तो इससे वी डी बटे म्यू वी आर लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? व्युत्क्रमानुपात है ना, उल्टा है। तो वी यानी डेंसर में वेग और किस में वेग? रेयरर में वेग। यही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। म्यू आर बटे म्यू डी है तो क्या जाएगा? वी डी अपॉन वी आर। कुछ नहीं करना, इसमें आपको वी डी ये लिख देने। डेंसर मीडियम जो होगा उसमें वेग कम होगा कि ज्यादा? लाइट की वेलोसिटी सघन माध्यम में ज्यादा होती है कि विरल में ज्यादा होती है? विरल में ज्यादा होती है। जैसे वायु में, वायु विरल है, एयर रेयर है, तो उसमें 3 × 10⁸ है। पानी में चले जाओगे, ग्लास में चले जाओगे तो कितने गुना कम हो जाती है? म्यू टाइम्स कम हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो इसमें से और इसमें से अगर मैं छांटूं तो वीडी यानी डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? 1.5 वाली। और ये कौन सी होगी? रेयर की। तो इसको क्या लिख दूं? और 10⁸ तो सेम है, तो कट ही जाएंगे। 1.5 बटे क्या कर दिया? 2। बस हो गया उत्तर, यही है। इसको 1.5 को 3/2 कर दो तो 3/4 हो गया, यही आंसर है। तो साइन आई सी बराबर 3/4। तो आई सी बराबर साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, देखो ये कितने आसान प्रश्न इसमें पूछे गए। अब इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। सबसे आसान देखिएगा, 39 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, जिन पे मैंने ऐसे डार्क करके रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप उस पर अपने जब लिखोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो उन पे बना लेना कि इनको हम छोड़ नहीं सकते, ये तो करने ही हैं। भले ही जिन पे डार्क नहीं है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन ढंग से पढ़ रहे हैं तो एक भी नहीं छोड़ना है। लेकिन फिर भी कोई कहे कि मैं तो सर शून्य बटे सन्नाटा हूं, अब आप बताओ कौन कौन से कर लूं, तो उनके लिए ये डार्क कर दिए मैंने। ठीक है, ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, प्रकाश की द्वैती या मैटर, रेडिएशन और पदार्थ की द्वैती प्रकृति क्या होता है बोलो। पहला क्वेश्चन पूछा गया, द ग्राफ विच शोज वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, और इससे संबंधित मोमेंटम, इनमें ग्राफ कैसा होगा। तो P बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, या लैम्डा बराबर क्या होता है? H बाय मोमेंटम। तो ये तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा और P में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हुआ, तो P और लैम्डा में क्या रिलेशन आएगा, क्या ग्राफ आएगा बोलो, कैसा ग्राफ आएगा बताओ? हाइपरबोला। ये हो जाएगा हाइपरबोला, खत्म हो गया। ये जब 11th में ग्राफ समझाते हैं उसी समय भी बताते हैं। When two मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। ये भी अपन मॉडर्न फिजिक्स करेंगे तो उसमें समझा देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, कि दो इसमें लगेंगे, 2 समीकरण, मतलब एक ही समीकरण को 2 बार यूज करना है। इसमें ये फ्रीक्वेंसी दी है, व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड ये न्यू बाय 2 इंसिडेंट फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल मेटल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दिए हुए हैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की कितनी होगी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति न्यू नॉट क्या होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मालूम है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जो हम यहां पर ऊर्जा देते हैं वो 2 भाग में खर्च होती है एनर्जी, कौन कौन से?
एक तो वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी यानी EVS। एक बार इसके लिए लगा लो, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है देखो, न्यू और स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2, तो E को लिख लो h न्यू, फाई नॉट लिखा रहने दो, EVS को क्या लिख दो Vs/2, पहला समीकरण। दूसरी बार h न्यू/2, ठीक है, बराबर फाई नॉट प्लस E, ये कितना है ओनली Vs। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, ये फाई नॉट निकाल सकते हैं, और फाई नॉट को फिर h न्यू 0 लिख देना। तो अगर हम जो भी आए उसमें h से भाग कर देंगे तो हमारा न्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी कि कैसे, और ये अपने ये वाले आप अपने नोट्स में देखोगे तो यही सवाल है, केवल ये डाटा बदले हैं उसमें। यहां पर न्यू और न्यू Vs/2 है, मैंने यहां न्यू और Vs लिखा होगा, बस इस क्वेश्चन में और कोई चेंज नहीं है, आप अपने नोट्स में उठा के देख लो। तो 2 क्वेश्चन ड्वेल नेचर में पूछे गए, लेकिन इसमें पूछे जाने की संभावना कितनी है, 3। अब आ जाओ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी अच्छा है, ठीक है, अगर इसके आप फॉर्मूले ढंग से याद कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं तो। 36 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 12 वर्षों में, लेकिन इसमें आने की संभावना 2023 में 3 क्वेश्चन की, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन की है। अब अगर आप ये 3 क्वेश्चन देखोगे ना कि 2022 में 3 कौन से कॉन्सेप्ट पर पूछे गए, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट और उन्हीं जो फॉर्मूले हैं, उनके आसपास वाले फॉर्मूले, उन्हीं को अच्छी तरीके से अपने को पढ़ लेना है तो अपना उद्धार हो जाएगा। देखो जैसे पहला किस पे पूछा गया, एक स्क्वायर लूप है, कितनी साइड का, 1 मीटर का। इसको देख के कई बार होता है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं या कोई भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको पढ़ करके सबसे पहले समझो। समझना मतलब कि दिमाग में उनकी इमेज बन जाए, कि जो क्वेश्चन दिया है उसको अपन दिमाग में इमेज बना लें कि क्या पूछ रहा है, क्या चित्र बन रहा है उसका। दिमाग में नहीं बने तो कॉपी पे बना लो। पहला काम सबसे पहले यह होना चाहिए। चित्र बनने के बाद फिर ढूंढो कि इसमें फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। दूसरे नंबर का होता है, आप उल्टा करते हो, इस क्वेश्चन को पढ़े वगैरह सोचते हो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। पहला काम क्या करना है, पढ़ना है एक एक लाइन पढ़ के दिमाग में उसकी इमेज बनानी है। इमेज दिमाग में नहीं बन रही तो कॉपी बनाते चलो। जैसे इमेज बन जाए उसकी, फिर सोचो इस इमेज से क्या कोई कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो इसमें बैठता है क्या, सही फिट बैठता है क्या। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तीसरे नंबर पे आता है फार्मूला, और चौथे पे नंबर पे आता है गणित, जो सिंपल सा गणित होना चाहिए। गुणा भाग पावर लगाना, ठीक है, इक्वेशन को इधर उधर करना, सॉल्व करना, तो वो चीज़ 4 स्टेप में सवाल होता है। और आपसे अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा तो ये सोचो कि हम कौन से स्तर पर गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ी कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन लेके आते हो तो आपको खुद से एनालाइज करके जाना चाहिए टीचर के पास कि हम कौन से स्तर पर, कौन से लेवल पर गड़बड़ी कर रहे हैं, या चारों लेवल पर गड़बड़ी कर रहे हैं। कई बच्चों को क्या होता है, मैं देखता हूँ समझ में आ जाता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी लगा पा रहे हैं, फॉर्मूला भी सही फिट बैठ गया, लेकिन अंत में उत्तर नहीं निकला। तो इसका मतलब क्या है कि 3 स्टेप तक आप सही जा रहे हो, चौथा जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो गड़बड़ हो रहा है, तो अपने को उस पर काम करने की जरूरत है। किसी को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो पहले अपने को क्वेश्चंस को समझने की प्रैक्टिस करनी है, ढंग से अपन समझें कि क्वेश्चन में दिया क्या है, कैसे अपन उसका चित्र बनाएं। तो जैसे इसको समझें, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड कितनी है, बोलो 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो बना सकते हो ना आप, ऐसे ये बना दिया मैंने स्क्वायर, बोलो ये बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने मीटर का है, 1 मीटर, सबकी बना दी तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेजिस्टेंस कितना है पूरे इसका, 1 ओम है वायर का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखते जाओ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.5 टेस्ला,
इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस, अब इसको समझो, प्लेन ऑफ लूप यानी इस जो आपके पास लूप है इसका समतल कहां रखा हुआ है, किधर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो क्रॉस टाइप होगी या कैसी होगी, डॉट टाइप होगी, या तो क्रॉस टाइप या डॉट टाइप, तभी लंबवत हो सकता है। कितनी है, B बराबर 0.5 टेस्ला, यही होगी। उसने पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। चलो यहां से अब मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, ये पहली स्टेप हो गई सवाल को करने की, कि चित्र आ गया, चित्र में डेटा फिट कर दिए, क्या पूछा है वो भी समझ में आ गया, फ्लक्स। अब आता है कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गई, क्योंकि लास्ट में फ्लक्स पूछा है तो कॉन्सेप्ट लगेगा फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब तीसरे नंबर पे क्या, फार्मूला। तो फार्मूला कौन सा, फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल टू बी ए, तो फाई इक्वल टू लगा दिया बी ए, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी, 0.5, एरिया की वैल्यू कितनी, ये स्क्वायर का एरिया, साइड 1 है, 1 स्क्वायर 1 ही हुआ। चौथे नंबर का आता है गणित, तो 1 और 0.5 का गुणा तो कर ही लोगे गणित में, कितना आ गया 0.5 वेबर, ये उत्तर आ गया, खत्म। इसमें क्या समस्या है। दूसरा, लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड दी है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 मिलीमीटर। अब देखो पढ़ो इसको, डेटा लिखते जाओ, रेडियस कितनी 1 मिलीमीटर, 100 पर हैज 100 टर्न पर मिलीमीटर। तो ये क्या दे दिया, स्मॉल एन, 100 टर्न पर मिलीमीटर। करंट कितनी 1 एम्पियर, सोलेनॉइड में फ्लो हो रही है। क्या पूछा है, मैग्नेटिक स्टैंड एट द सेंटर, यानी बी। समझ के हमने डेटा लिख दिए, ये पहली स्टेप पूरी हो गई न्यूमेरिकल की। दूसरी स्टेप कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड किधर निकालनी है, सोलेनॉइड के अंदर, ये कॉन्सेप्ट है। तो सोलेनॉइड यानी परनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ये फॉर्मूला, तीसरी स्टेप। फॉर्मूला कितना, बी इक्वल टू बोलो म्यू नॉट एन आई। चौथी स्टेप गुणा करके गणित का इस्तेमाल करना। ये सारे मान लिखने हैं, म्यू नॉट एन आई, एन का मान लिख दो, म्यू का मान 4 पाई 10⁻⁻⁷, आई दिया हुआ है, रख दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब तो मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे को देखो, इसमें भी 2 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन सीधे थ्योरी बेस्ड पूछा गया है, तो मतलब हर चैप्टर में एक आध क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आ रहा है। फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का नियम, पहले क्वेश्चन, इसको भी अपन 4 स्टेप में सॉल्व करें। देखो जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो दो स्टेप में ही सॉल्व होते हैं, बाकी की 2 स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ, एक लंबे स्ट्रेट वायर के लिए, सीधे तार के लिए, ये पहली स्टेप क्या है, पढ़ के समझो, चित्र बनाओ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एक सीधा तार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब ये मोटा पतला नहीं है, कैरिंग ए स्टेडी करंट, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, आई। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यानी ये थोड़ा सा मोटा वायर है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र और बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसे वेरी करेगा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र और बाहर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से परिवर्तित होगा, वो ऑप्शन है। तो कोई मोटा तार जो होता है, चालक तार, उसके अंदर पृष्ठ पे और बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ये पहली स्टेप। दूसरा, अब कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला कौन सा, बोलो। तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तार के अंदर केंद्र से पृष्ठ तक और फिर पृष्ठ से बाहर तक के लिए एक अलग फॉर्मूला बताया था, ध्यान आ रहा होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। पहले पृष्ठ का निकाल लो और उसमें कितने से गुणा कर दो, या मान लो 2 पाई आर मान लेते हैं, आर रेडियस है इसकी, ठीक है, क्योंकि आर इधर दिया है। अब
इसमें कितने से गुणा कर देते हैं, अंदर दूरी है x, तो x बटे r से गुणा करते हैं, x बाई स्मॉल r से गुणा करते हैं। अगर सॉलिड है और केंद्र से अंदर जाना है, केंद्र से ये सरफेस तक आना है, तो सूत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एक्स बाई आर। एक्स क्या है, इस केंद्र से दूरी। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो म्यू नॉट आई एक्स अपॉन कितना आ रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, यही आ रहा है। अब जरा यहां से देखें अपन तो क्या दिख रहा है, ये लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री, यानी पहले तो x के साथ यानी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है आर बाहर के लिए क्या फॉर्मूला होता है आउटसाइड का, बताओ जरा। आउटसाइड में तो ये आता नहीं है, आउटसाइड में तो सीधे सीधे म्यू नॉट आई अपॉन क्या आता है 2 पाई आर। तो आउटसाइड के लिए बी और आर में रिलेशन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया कि नहीं, बी आंसर देखो लीनियरली इंक्रीजिंग और बाहर कितना 1 अपॉन आर। तो ये एक ही फॉर्मूले पर आधारित है, एक या दो मान लो फॉर्मूले, दो कौन सा, एक तो सिलेंडर के केंद्र से पृष्ठ तक का वो ये फॉर्मूला है, और बाहर के लिए ये फॉर्मूला है, सीधा एम्पियर का नियम है, ठीक है ना। तो ये आप 3 क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। 7वां जो कि इंपॉर्टेंट है, 35 क्वेश्चन पूछे गए। अब थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूं क्योंकि कल से अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे। अब मैं सारे सॉल्व नहीं कर रहा, आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं केवल, ठीक है, तो इससे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। वर्क एनर्जी पावर 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बार कितने पूछने की संभावना है, 3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो कितना आसान पूछा गया। एनर्जी दी हुई है, ये ई दिया हुआ एनर्जी, ये टाइम दिया हुआ है, क्या पूछी है बोलो इधर, ये सॉरी पावर दी हुई है, किलोवाट यानी पावर दी है, क्या पूछा है एनर्जी। एनर्जी पी और टी में रिलेशन, कक्षा 5 का सूत्र, ई बराबर पी इंटू टी, पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम, तो ई बराबर पी टी, गुणा तो कर ही लोगे, बस हो गया उत्तर। दूसरा, एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जिसमें मैक्सिमम ये एनर्जी का भी है और लॉज ऑफ मोशन का भी प्रश्न है। ये एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट हो गई, ध्यान देना। लोड कितना है 200 किलोग्राम का, तो नीचे कितना भार लगा जरा बताओ, 200 इंटू जी का मान 10, तो ये भार नीचे की तरफ लगा। ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड कितनी 1.5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट। फ्रिक्शनल फोर्स नीचे अपोज कर रहा है एक फोर्स नीचे 3000 न्यूटन का। मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर, तो लिफ्ट की मोटर को कम से कम कितनी पावर देनी पड़ेगी। पावर का फॉर्मूला पढ़ा है एफ वी, बोलो जानते हैं ना एफ वी, तो वी तो दिया है, क्या चाहिए एफ चाहिए बस, यानी मोटर को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बस इतना देखना है अपने को। तो सोचो ये लिफ्ट कैसे जा रही है, कैसे जा रही है 1.5 मीटर पर सेकंड से, यानी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। स्पीड चेंज हो रही है क्या, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या लिफ्ट की। जब स्पीड कांस्टेंट है तो जीरो क्या है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो कौन सी क्वांटिटी जीरो होती है, एक्सीलरेशन जीरो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही तो क्या होती है एक्सीलरेशन होता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण जीरो है, और त्वरण जीरो है तो नेट फोर्स भी, क्योंकि F इक्वल टू एम है, एक्सीलरेशन से ही तो त्वरण बनता है। तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है, यानी मोटर को कुछ ऐसा पावर देनी पड़ेगी, इतना फोर्स देना पड़ेगा कि इस पर लगने वाला लिफ्ट पे पूरा नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो सोचो नीचे की दिशा में कितने फोर्स लग रहे हैं, 2000 और ये 2000 और 3000, 5000 नीचे न्यूटन नीचे लग रहा है, तो मोटर को अभी तो ये 5000 नीचे लग रहा है, तो मोटर को ऊपर लगाना पड़ेगा फोर्स कितना कि जीरो हो जाए टोटल, इतना ही, कितना 5000 ही ऊपर लगाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो जाए नेट फोर्स जीरो हो जाए।
तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो मोटर को कितना फोर्स लगाना पड़ा? 5000। तो ये मोटर का फोर्स हो गया 5000 गुणा V कितना? 1.5। उत्तर आ गया, बस खत्म। यही पूछा है, समझ आई बात? थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है और इस बार इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अभी तो एक ही पूछा गया था, 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है इसकी, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इस बार एक ही आया था, तो अब इसमें बढ़ा देंगे। आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन फिगर। इसमें ग्राफ बने हुए थे, उनमें से छांटना था कि कौन सा ग्राफ सही है। दीज प्रोसेस आर एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। तो बताओ कौन सा जो है एडियाबेटिक को शो कर रहा है? हिंदी में क्या कहते हैं? एडियाबेटिक को रुद्धोष्म, आइसोथर्मल को समतापीय, आइसोबैरिक को समदाबीय, आइसोकोरिक को समायतनिक। और 4 ग्राफ दिए, उसमें से छांटना है कौन सा एडियाबेटिक है। आपके नोट्स में ये एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है, वही रिपीट कर दिया। क्या दिया है? मैं आपको जब यहां बनाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, हां सर ये तो दिया है। देखो, P और V के बीच में ग्राफ खींचे। अगर ग्राफ ऐसा है, अगर ग्राफ ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, 4 ग्राफ हो सकते हैं। नंबर डाल दूं तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4। आप बताओ ये पहला ग्राफ किसको शो कर रहा है इन चारों में से? ये ग्राफ शो कर रहा है, देखो आयतन अक्ष के लंबवत है ग्राफ, तो यानी आयतन दाब तो घट रहा है लेकिन आयतन चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो आइसोकोरिक हुआ। ये कौन सा हुआ? नंबर 1 कौन सा हुआ? आइसोकोरिक, समायतनिक। ये चौथा कौन सा हुआ? बताओ, बता दो जरा, चौथा कौन सा हुआ? दाब नहीं बदल रहा, आयतन तो बढ़ रहा है, आइसोबैरिक। ये दोनों हाइपरबोला है, 2 और 3। और मैंने बताया था कि जो हाइपरबोला नीचे होगा, नीचे झुका होगा आयतन अक्ष की तरफ, उसकी स्लोप ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्टीप होता है। और जो ऊपर से ही जा रहा है उसकी स्लोप कम है। तो जिसकी स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक, और जिसकी स्लोप कम है वो आइसोथर्मल। तो ये कौन सा होगा? एडिया, और ये आइसोथर्मल। तो इसने एडियाबेटिक ही पूछा था, तो हमारा उत्तर होगा ये दूसरे नंबर वाला। तो इससे पता चल गया कि एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। समझ आ गई बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सरल प्रश्न पूछे गए। इनमें बहुत ज्यादा आपको क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं, तो इसके केवल फॉर्मूले ध्यान रखेंगे इस समय पर। मैं आपको वो बता रहा हूं कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें, कि एग्जाम में कैसे सिलेक्ट होना है। ये नहीं बता रहा कि पीएचडी कैसे करनी है फिजिक्स में, क्योंकि आपको एग्जाम में सिलेक्ट होना है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बोलो क्या कॉन्सेप्ट? अब देखो इसको एनालाइज करो। एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है और ये वाला आप न्यूमेरिकल मान सकते हो, ये भी थ्योरी बेस्ड मान सकते हो। तो ज्यादातर इसमें क्या आया? थ्योरी बेस्ड ही आया। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इक्वी पोटेंशियल सरफेस कितना होता है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इनके लंबवत क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है? समविभवी पृष्ठ। और हमने कहा था समविभवी पृष्ठ के लंबवत लाइन निकलती हैं, तो एंगल क्या हो गया? कितना एंगल हो गया? बोलो 90 डिग्री। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 r2 हैव इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल वुड बी। पोटेंशियल कैसा होगा, कैसे वेरी करेगा? ये भी थ्योरी बेस्ड। देखो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कैसा है? बराबर। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ हॉलो स्फीयर का। खोखले गोले के पृष्ठ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला
विभव का फार्मूला के क्यू बाय आर, बिल्कुल सही है, के क्यू बाय आर। तो ये तो चार्ज तो सेम है, तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आर। बोलो V1 बाय V2 बराबर क्या आया, R2 बाई R1, यही आंसर है। ठीक है, और उसमें पूछा था थ्योरी में कि कौन से गोले का विभव ज्यादा होगा। तो सिंपल बात है, जिसकी रेडियस कम होगी उसका विभव ज्यादा, जो छोटा होगा कम रेडियस का होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो कम रेडियस का पोटेंशियल ज्यादा है, छोटे गोले का विभव ज्यादा, यही लिखा था उसमें आंसर में। इसके बाद एक ये कैपेसिटर का पूछा गया। देखो एक कैपेसिटर कितने फैराड का है, पढ़ो जरा। देखो 4 स्टेप में सॉल्व करें अपन, वही जो अभी समझाई है मैंने। 4 स्टेप कौन सी, पहले क्वेश्चन को समझ के क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र पहले से बना हुआ है, आधा काम उसी ने कर दिया, केवल डाटा फिट करना है। तो बोलो इसकी कैपेसिटी कितनी, 900 फैराड। अलग से वहां एग्जाम पे मैं ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप अलग से 900 लिखें पर 100 लिखें, उसमें लिखे हुए हैं, वहीं पे लिखो। क्वेश्चन पेपर पे ही लिखना है ये, मतलब ऐसा नहीं अलग से छापें, आप समझ आएगा। यहीं पे सी लिख दो, कैसे करेंगे, यहीं पे ये सी बराबर कितना है, 900, कम से कम लिखना है। तो तरीका यही है, ऐसा नहीं कि डेटा लिखें उनको फिर से अपन कॉपी करें, समझ आएगा। वहीं क्वेश्चन को पढ़ते हुए लिख करते जाओ। सी 900 है, ये क्या है, ये भी है, यानी सी को भी वोल्ट से चार्ज किया है। ठीक है, ठीक है। इट इज डिस्कनेक्टेड, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। जो कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करते जाओगे, वास्तव में वो क्या कह रहा है। चार्ज करके फिर क्या कर दिया हमने, डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से, अच्छी बात है। फिर दोबारा कनेक्ट किया, किससे, अनचार्ज से। अनचार्ज को अंडरलाइन कर लो, कैसे, अनचार्ज कैपेसिटर है, कितने का, उतने का ही, 900 पीएफ का। तो बताना है कि अब ये कहानी हो गई दूसरी वाली, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। क्योंकि V दिया है तो दिमाग में आ गया कि V लगेगा, समझ आई बात। आ जाओ करें सॉल्व। C, इस वाले का C कितना होगा, दोनों समांतर में हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, कनेक्ट किए हैं तो C और C 2C समांतर में, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, तो ये हो गया 2C। ठीक बात है। V कितना, क्या 100 लें या इसका लें, इसका कॉमन लेंगे ना, ये तो अकेले का तो 100 था, तो अब दोनों का लेना है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बोलो C1 V1 प्लस डिवाइड बाय, बोलो C1 कितना 900, V1 कितना 100, C2 कितना 900, V2 कितना, अनचार्ज है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय C1 C2 कितने, 900 900 1800, पीएफ थे तो कट गए, लिखने की जरूरत नहीं है। 100 से ये 100 काट दो, ठीक है। 900 बटे 18 कितने वोल्ट आ गया, 50 वोल्ट आ गया, 50 वोल्ट आ गया। यहां लिख देंगे 50 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, 2 से 2 कट गए। ये सी का मान बोलो 900 पीएफ, पी मतलब पी को मतलब 10 की घात माइनस 12, 50 का वर्ग 2500। सॉल्व कर लो, यही उत्तर है, सिंपल है, सीधे। अब अगली स्टेप हो गई गणित की। देखो 3 स्टेप में सॉल्व हो गया। पहला समझना, चित्र बनाना, चित्र पहले से ही दिया है। उसके बाद कॉन्सेप्ट एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, और फिर पुट करके अपने को इसमें क्या करना है, सीधे सीधे मान लिखना है, गणित लगाना है, ठीक है। चलो 10वां इंपॉर्टेंट, ये मैंने इस पे भले ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 2 से 3 की संभावना है इसमें, क्योंकि इसमें बैक ईयर में ज्यादा पूछे गए। 3 क्वेश्चन की संभावना इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण इंपॉर्टेंट है, 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना इस बार में है। देखो, बॉडी ऑफ 60 ग्राम एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या दिया है, 60 ग्राम। बोलो यहीं पे लिखें, आप लोग बताते जाओ जरा जोर जोर से, बोलो 60 ग्राम क्या दिया है, द्रव्यमान m। ये क्या दिया है, बोलो फोर्स, ठीक है, किसी पॉइंट पर रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या पूछी है,
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पूछा है। तो आई जी का सूत्र बताओ। कंपेयर करके लिखवाया था सूत्र, पहला ही सूत्र लिखवाया था, आप अगर भूल गए हो तो। आई जी बराबर एफ अपॉन एम। जैसे स्थिर विद्युत में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो ये क्या हो जाता है, एफ अपॉन एम। क्यू की जगह ही तो एम आ जाता है। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म ये तीनों एक जैसे चैप्टर हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म, तीनों में एक ही फार्मूले लगते हैं। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां चार्ज होता है वहां पर ग्रेविटेशन में एम आ जाता है, और मैग्नेटिज्म में भी एम आ जाता है। एम वहां पोल स्ट्रेंथ होती है। तो बताओ आई जी बराबर क्या हुआ, एफ अपॉन एम। एफ कितना 3, एम कितना 60 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लो, यही उत्तर हो गया। समझ आई बात। न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स, कितना आसान प्रश्न। 30 प्रश्न पूछे गए, बहुत आसान पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट, ये 22-11 दिया है, इसको ऐसे ही लिखते हो आप, ये 22 और ये 11, कितना x प्लस ई, ये ई प्लस अलग हो गया, ये ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी है। बैलेंस करना है कि x क्या होगा। ये 22 है, ठीक है, तो इधर x पे 22 ही आएगा, क्योंकि द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, मास में नहीं हुआ। चेंज किस में आएगा, 11। ये चार्ज है, और इधर एक चार्ज निकल गया, E प्लस, कितना बचा, तो 10 में से एक तो घटा ही लेंगे, ये 11 में से एक तो घटा ही लेंगे। बस यही उत्तर हो गया, यही आंसर है। देखते ही 1 सेकंड में आंसर, x 10 22 हो गया उत्तर। अब बताओ इसमें कौन सी आपने बायोलॉजी या जो है केमिस्ट्री लगा दी, जरा सा गणित लगाया कक्षा 1 का। आप कहते हो फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, अच्छी तो होती है नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और यही आ रहे हैं, आप पिछले 2018 के बाद के पेपर उठा के देख लो, ऐसे ही आ रहे हैं। घर पे ले आओगे आप, 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। कंपटीशन अब केवल इसी बात का है कि आप 1 घंटे में जल्दी से कर पाते हो कि नहीं। केवल स्पीड का कंपटीशन है, क्वेश्चन सॉल्व करने का कंपटीशन नहीं है। आप घर पे ले आओ, आराम से करोगे, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कोई फार्मूला याद नहीं आएगा तो सोचते रहोगे, फिर भी ध्यान नहीं आएगा तो कॉपी पलट के देख लोगे, सॉल्व हो जाएगा। वहां एग्जाम में आपको फार्मूले अच्छी तरीके से याद आ जाए, फिर कुछ नहीं है, थोड़ा सा गणित चाहिए। 4 स्टेप फॉलो करना है। 4 स्टेप अगर आपने सीख ली तो फिर कोई नहीं रोक रहा। चलो तीसरे पे 4 स्टेप फॉलो करें, बताओ जरा। अब देखें आप लोग करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ा है ना, न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में नहीं पढ़ा। तो अगर फिजिक्स में तो पढ़ा ही है, अगर यहां पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ा ही होगा, लेकिन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। न्यूक्लियस मास नंबर कितना है, बोलो 189। स्प्लिट इनटू, यानी इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े का मास नंबर, दूसरे का 64, ये दिया है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई यही बने पुत्री नाभिक, तो उनकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, R बराबर, बस दूसरे स्टेप में गड़बड़ी हो रही है ना, ये खुद से सोचो कौन सी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा स्टेप क्या है, कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फिजिक्स, तीसरे पे गड़बड़ी हो रही है। तीसरा फार्मूला, क्या फार्मूला है, ये खुद से एनालाइज करो, हमारी गड़बड़ कहां पर है, कौन से लेवल पे है, चारों लेवल पे है कि पहले लेवल पे है कि दूसरे पे है कि तीसरे पे कि चौथे लेवल पे है। इस प्रश्न में आपकी गड़बड़ी तीसरे नंबर पे है, बोलो। अभी मैं लिख दूंगा ना, फिर सबके चेहरे खुल जाएंगे, अरे सर ये था, ये तो हमें याद था। ऐसा नहीं है कि याद नहीं है, सबको याद है। अब बताओ, अब चमक गया है
1/3, ये नहीं पढ़ा क्या? तो यही तो याद करना। अब क्या रह गया इसमें? कुछ नहीं, ये तो कांस्टेंट है। R1/R2 बराबर A1/A2, ये मास नंबर ही तो होते हैं। A1 125 है, ये 64 है। अब चौथा स्टेप आता है क्या? गणित। 125 का घनमूल 5, 64 का 4, ये हो गया उत्तर, खत्म। लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट। भले ही इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस बार ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट हैं वो एक आध बार अगर कम पूछें भले ही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे ज्यादा पूछे जाने की संभावना। इस बार कम पूछे गए थे, लेकिन इसमें अब ज्यादा पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं लॉज ऑफ मोशन में। इसी में फ्रिक्शन भी आ जाता है, लॉज ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन एक ही। एक सवाल इसमें पूछा गया, और वो भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर, संवेग संरक्षण पर। देखो कितना आसान है। अब फिर से आपसे ही करवाता हूं। शैल ऑफ मास इज इनिशियली, पहला स्टेप क्या होगा? 4 स्टेप फॉलो करो। शैल ऑफ मास इज एट रेस्ट इनिशियली। शैल यानी गोला कैसा है? रेस्ट में है। रेस्ट में है तो क्या होगा? वेग इसका 0, संवेग भी 0। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 3 टुकड़ों में टूट गया। उनके द्रव्यमान का रेशो क्या है जो टूट गया? मास का रेशो 2:2:1, यानी 2 बराबर है और 1 आधा है, ऐसा ही है। इफ द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास, जिनके बराबर द्रव्यमान है, वो फ्लाई ऑफ हो रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मान लो एक ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यही होता है लंबवत। इसका द्रव्यमान 2 है तो इसका द्रव्यमान भी 2, बराबर वाले हैं। तीसरा जो है जिसका द्रव्यमान अब क्या बचा? 1, उसकी स्पीड क्या होगी? अच्छा, ये भी कहा है फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v। ये यहां v छपा था, तो इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है। v से ये ऐसे उड़ गए, तो ये वाला जो है 1 नंबर का जो बचा, वो कितनी स्पीड से उड़ेगा इधर, वो पूछा है। संवेग संरक्षण, क्योंकि एक्सप्लोड हो गया तो हमने थोड़ी फोड़ा, अपने आप फट गया वो, तो मतलब हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, बल नहीं लगाया। और जब हमने बाहर से बल नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया तो इसका मतलब संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए अगर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो इनिशियल 0 था तो फाइनली भी 0 होना चाहिए। लेकिन अगर वेग है तो मोमेंटम हर पार्टिकल का तो रहेगा। इसका मोमेंटम कितना रहेगा? मोमेंटम यानी संवेग। संवेग बराबर होता क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग, mv। तो द्रव्यमान 2 है, वेग कितना है? v है, तो इसका मोमेंटम इधर कितना हुआ? 2v। इसका मोमेंटम इधर कितना हुआ? 2v। हुआ कि नहीं? इन दोनों का परिणामी रिजल्टेंट कितना हुआ? 2 लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर, और बराबर होते हैं, तो उनका परिणामी 90 डिग्री पे कितना आता है? √2 गुना आता है कि नहीं? वो टेबल नहीं समझाई थी? 2 गुना, √2 गुना और √3 गुना, फिर 1 गुना, फिर 0 गुना, तो ये कितना आएगा? √2 गुना, यानी 2 इंटू कितना? 2b। तो इन दोनों का इकट्ठा कितना हुआ? √2 इंटू 2b। अब हमें तो चाहिए कि पूरा सिस्टम का 0 हो जाए, तो पूरे सिस्टम का 0 कब हो सकता है? जितना इधर ये √2 इंटू 2b लग रहा है, उतना ही इधर भी लग जाए। तो इधर इसका द्रव्यमान कितना है? 1 है, तो 1 इंटू v डैश, इसका मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? √2 इंटू 2v के बराबर। बस यही आंसर है। v डैश कितना आ गया? 2√2v। कितना आ गया इसका? v डैश का 2√2v। कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? पहले तो क्वेश्चन को समझ के चित्र बनाया, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? लॉज ऑफ मोशन का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरी स्टेप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तीसरी स्टेप फार्मूला। फार्मूला क्या? mv। इधर का mv पूरा निकाल लो, इधर का mv पूरा निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो।
फिर गणित, सिंपल सा 4 स्टेप में सवाल होता है फिजिक्स का, कोई भी कठिन से कठिन सवाल हो। वेव, तरंग इंपॉर्टेंट है। कितने प्रश्न पूछे गए? 28। 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और छोटा चैप्टर है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढंग से घर पे रिवाइज करोगे तो 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा पूरा वेव, और 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 2 घंटे में 2 क्वेश्चन। इतना आसान है। मैं तो आपको पूरा समय दूंगा इसमें, 1 दिन पूरा दूंगा वेव में, लेकिन घर पे आप दोबारा रिवाइज करोगे तो 2 घंटे लगेंगे। इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल। क्या डबल कर दिया? टेंशन माने तनाव, क्या कर दिया है? डबल, 2 गुना। रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव यानी v का रेशियो निकालना है। अब आ जाओ, पहली स्टेप न्यूमेरिकल की, क्या? क्वेश्चन को समझना, डाटा फिट करना, डाटा रखना, रख दिए। दूसरा स्टेप कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? कॉन्सेप्ट लग रहा है कि किसी तार में अनुप्रस्थ तरंग का वेग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए वायर, स्ट्रेच्ड वायर। तीसरा फॉर्मूला, बोलो क्या होता है? वेरी नाइस, v बराबर √T/μ। म्यू क्या होता है? इकाई द्रव्यमान, इकाई लंबाई का द्रव्यमान, वो तो कांस्टेंट है। तो सीधे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, तो v1/v2 कितना आ गया? √ में T1/T2। और वैसे ही कर लो, इसको भी जरूरत नहीं है, यही हो गया उत्तर। देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T, t को कितने गुना कर दिया? दुगुना। तो नया भी कितना हो जाएगा? t की जगह 2 लिखो, √2 गुना, हो गया आंसर, खत्म। अगर तनाव दुगना कर दिया है, टेंशन दुगना कर दिया है, तो वेग यानी स्पीड कितनी गुनी हो गई? √2 गुनी हो गई। यही उत्तर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां वेव ऑप्टिक्स, यह भी इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में। चलो अपन स्टेप फॉलो करते हैं, 4 स्टेप। पहली स्टेप क्या है बताओ? यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में एक स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है, कितनी फ्रिंज है? 8 फ्रिंज है। N1 कितना हुआ? 8। इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन, यानी जो दूरी है वो नियत है। मोनोक्रोमेटेड लाइट कितनी है? λ1 600। अगर तरंग दैर्घ्य चेंज करके कितनी कर दी? 400। तो नंबर ऑफ फ्रिंज N2 पूछा है। अब कुछ चमक रहा है, बोलो, बता दो क्या चमका। पहला तो ये मैंने बता दिया कि ये सवाल है, N1 λ1 और N2 λ2 दिए। अब कॉन्सेप्ट दूसरा और फार्मूला। कॉन्सेप्ट यह है कि स्क्रीन पर एक निश्चित दूरी में अगर हम तरंग दैर्घ्य चेंज कर रहे हैं, वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्रिंज भी चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनका दोनों का गुणा नियत रहता है, प्रोडक्ट नियत रहता है। लैम्डा फार्मूला बताया था, N1 λ1 बराबर N2 λ2। ये सब मैं रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी तो बता रहा हूं कि ये पढ़ा चुका हूं, उन्हीं को ध्यान आ रहा है कि नहीं, जो साल भर पढ़ा है वो ध्यान आ रहा है कि नहीं। N1 बोलो कितना कर लोगे? 8। लैम्डा कितना? 600। N2 कितना निकालना है? λ2 कितना? 400। काट दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ, देखो वेरी इस पे 4-5 वेरी लगा लो। 15वां यूनिट एंड मेजरमेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और पूरी फिजिक्स का आधार है, बेस है। इस बार तो पता नहीं क्या उसको एग्जामिनर को क्या हुआ कि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। 2022 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर के थे। देखो, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप काउंट करोगे, पहला प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, मैं इसमें यह दिया था कि इसकी जो आंसर था, इसकी कोई विमाएं नहीं होती लेकिन इकाई होती है, यही आंसर था।
तो एंगल मैंने जब इकाई विमाएं समझाई थी, कल इकाई विमाएं ही स्टार्ट करूंगा मैं कल सुबह, तो मैंने जब इकाई विमाएं समझाई थी पहले, तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, पूरी फिजिक्स का आधार है ये, यूनिट एंड डायमेंशन। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, बोलो इसकी क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इकाइयां तो होती हैं। तो आंसर यही था, नो डायमेंशन बट हैविंग यूनिट्स, बस यही आंसर था। 4 उत्तर दिए थे, ऐसे यही आंसर था। लेकिन इसको और अपन आगे बढ़ाएं तो बताओ यूनिट होती क्या है, यूनिट तो होती है। तो प्लेन एंगल की क्या होती है, रेडियन। सॉलिड एंगल की, जिसको घनकोण कहते हैं, स्टे रेडियन, जिसको एसआर कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, MLT -2 A -2, इसकी केवल विमा बता दो। ये विमा दिया है इसका, वो बता दो कि क्या है इसकी। अब ये विमाएं मैं आपको कल जब स्टार्ट करूंगा, तो अभी अगर सारे बताऊंगा तो समय लगेगा। बस मैं बता रहा हूं कि इसका केवल विमीय सूत्र ही पूछ लिया, ये ऐसे म्यू नॉट का है, म्यू नॉट। म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी। और कुछ याद करवाए थे मैंने, ध्यान आ रहा है, 11-22 है ना, 12 क्या हो रहा है इसमें, 12-42, 13-42 गाड़ी नंबर की तरह कुछ याद करवाए थे, तो वो ये गाड़ी नंबर है, ये म्यू। कल बताऊंगा कि कौन कौन से गाड़ी नंबर होते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और इधर ग्रेविटेशन की अगर बात करें तो ये पूरा ग्रेविटेशन का ही क्वेश्चन है। देखो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी वी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यानी आई जी, इनके विमीय सूत्र लिख देने हैं बस मिला के, ऐसे जोड़ी बना के। कितना आसान है। तो अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हो गए इसी में। और आगे बढ़ो, द एरिया, देखना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है, ये मीटर स्क्वायर में 55.3 लंबाई दी है। लंबाई कितनी दी है, 55.3 मीटर। ब्रेड्थ, चौड़ाई कितनी दी है बोलो, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा, कक्षा 3 में पढ़ते हैं, गुणा कर दो इन तीनों दोनों का। जरा करके बताओ क्या गुणा आ रहा है, करो जरा, देखें आपकी चौथी स्टेप सही है कि नहीं, कि गड़बड़ है। तेरह 13,825 दशमलव कुछ आ रहा है, हाँ ये आ रहा है 2 के पहले, एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है, ठीक है। देखो ये चौथे नंबर पे गड़बड़ी हो रही है ना, सुधारो उसको। अपने को खुद से सोचना है कि हमारी हमसे गलती कहाँ होती है। 4 स्टेप होती हैं सवाल को हल करने की, 4 स्टेप में से अगर चारों में गलती हो रही है तो फिर पूरी क्लास को साल भर फिर से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर चारों में से किसी विशेष स्टेप पर हम गलत कर रहे हैं तो उस स्टेप पर काम करने की जरूरत है बस। 1382.5 ये उत्तर पहला ही उत्तर दिया था, लेकिन ये उत्तर नहीं है। क्यों, क्या पूछा है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सार्थक अंकों के पदों में निकालना है। सार्थक अंक सिखाए थे, सार्थक अंक में गुणा में क्या तरीका होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन में उत्तर किस में चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी कम से कम सार्थक अंकों में। इस डेटा में कितने अंक हैं, 2, इसमें कितने हैं, हमारा उत्तर किस में आना चाहिए, 2 में। तो 2 में राउंड ऑफ करें, यानी हमें यहां तक चाहिए। पहले तो पॉइंट को इधर खिसका लो, तो 13.8 10 की घात 2 हो गया।
अब लेकिन अभी भी इसमें कितने हैं? तीन सार्थक अंक है, हमें कितने चाहिए? 2। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? इसको हटाना है, और ये हटाने वाला नंबर अगर हटाने वाला डिजिट अगर 5 से ज्यादा है, हटा दो, एक आगे जोड़ दो। कुछ क्या उत्तर हो गया? 14 इंटू 10⁻²। ये आंसर है करेक्ट। सार्थक अंक कॉन्सेप्ट हुआ, समझ आई बात? तो गुणा के भाग का एक ही नियम होता है सार्थक अंक में, और जोड़ और घटाने का अलग होता है। जोड़ और घटा में लिखते हैं, देखते हैं पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं, पॉइंट के बाद लीस्ट। जैसे इसमें अगर जोड़ना पड़ता है इसको, तो इसमें पॉइंट के बाद 1 है, इसमें पॉइंट है ही नहीं है, तो पॉइंट के बाद जो 1 है, तो हमारा उत्तर एक सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए होगा, मतलब एक पॉइंट के बाद एक नंबर में चाहिए होगा। वो करते हैं, वो सब मैं कल सिखाऊंगा आपको। अब आ जाओ 16वां। अब इसमें ये अपन बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दी, क्योंकि अपन क्लास करेंगे ना अभी कल से, तो ये जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे ये सवाल भी उसमें कवर होते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी करूंगा तो फिर वो आपकी क्लास बायो की लगनी है, फिर केमिस्ट्री की लगनी है, तो उसमें समय चला जाएगा। तो अभी अपन जल्दी से ये देख लेते हैं, इनको मैं छोड़ रहा हूं कि कौन से में कितने पूछे गए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट में 26 प्रश्न पूछे गए हैं और 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? इस बार आने की संभावना है 1 से 2, ठीक है? इसमें अगर करते ही जाएं तो 60 हर्ट्ज पूछा है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी पूछी है, थ्योरी बेस्ड है, 60 की 60 होती है। हाफ वेव में अर्ध तरंग दिष्टकारी में फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है? अब ये देखो फॉर्मूले, पीक वैल्यू यानी शीर्ष वोल्टेज V0 √2 टाइम्स होता है क्या? VRMS। बस यही उत्तर है, खत्म, उत्तर ही है ये पूछा है कि पीक वैल्यू RMS की कितनी गुनी है? √2 गुनी होती है, ये उत्तर है, ठीक है? ये सवाल अपन करेंगे इसी में। मोशन इन प्लेन, इसमें आता है प्रक्षेप गति, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, प्रक्षेप गति प्लस सर्क्यूलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 प्रश्न पूछे गए, 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछे जाने की संभावना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2, ठीक है? तो 2 प्रश्न इसमें से आ सकते हैं इस साल, और मुश्किल से 1 घंटे में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इतना छोटा है, अगर पहले से पढ़ा है तो, ठीक है? ये 3 प्रश्न से पूछेगा। अब जैसे ये सिंपल सा बता दूं एक, हालांकि ये भी बहुत सिंपल ही है, अब करेंगे तो बता दूंगा अगले टर्न पर। जैसे इसमें पूछा गया प्रक्षेप गति का है, ऐसे फेंक रहे हैं अपन v बराबर 10 से ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर, तो 36 से कितना कोण बना? 30। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना है ये पूछा है। बोलो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का सूत्र क्या होता है? v cos थीटा। v कितना? 10, cos 30 कितना? cos 30 √3/2, 5√3 उत्तर हो गया, ठीक है? 18वां, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड अपन शाम को करेंगे। सोप बबल, यानी अगर अपन किसी साबुन के बुलबुले को बढ़ाएं, उसका आकार बढ़ाएं, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा अंदर, ये पूछा है। तो सोप बबल में प्रेशर होता है 4T/R, तो R अगर बढ़ेगा फैलाने पर तो प्रेशर कम होगा, सिंपल उत्तर हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है? ये ऐसे ही स्फेरिकल ड्रॉप को अगर गिरा रहे हैं हाईली विस्कस लिक्विड में, तो ग्राफ हमें स्पीड और टाइम के बीच में पूछा है, स्पीड और टाइम के बीच में। पहले तो स्पीड बढ़ती है और बढ़कर के फिर कैसी हो जाती है? कांस्टेंट। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई। 19वां, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बार, लेकिन 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके 2 पेज दे देंगे, उसको याद कर लिया तो इसमें से क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो। 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं 12 साल में और 1 से 2 इस बार पूछे जाने की संभावना है, ठीक है? ये 2 प्रश्न पूछे गए। अब पूछते कैसे? थियोरेटिकल, जैसे AM रेडियो वेव है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, माइक्रोवेव कितनी होती है, इंफ्रारेड की कितनी होती है, एक्सरे कितनी होती है, केवल याद करने वाले हैं। 2 पेज हैं केवल इसके, उसको पढ़ लिया, उसी काम चल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 21 प्रश्न पूछे गए, इस बार केवल 1 ही पूछा था,
और ये प्रश्न E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी पर आधारित है। पहले E निकालेंगे फिर धारा निकालेंगे, E बाय R, खत्म। ये दो सूत्रों पर आधारित है। ऑसिलेशन SHM, ठीक है, SHM से दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सरल है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केवल फॉर्मूले पढ़ लेंगे ना तो उससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। एक से दो प्रश्न पूछे गए हैं। और ये डाइपोल देखो, ये डाइपोल दिख रहा है माइनस क्यू प्लस क्यू, कितनी लंबाई पर है, L पर, केंद्र से R दूरी पर, यहां पूछा है विद्युत क्षेत्र। क्या फॉर्मूला होता है, डाइपोल से अक्ष पर चले गए और बहुत दूर चले गए तो अक्षीय स्थिति में बहुत दूर, क्या फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाय, वो फॉर्मूला के इंटू 2p बाय R की पावर 3। बस यही उत्तर पूछा है, यही पूछना है, यही E R की पावर 3, इतना ही आंसर था, टिक कर देते बस। काइनेटिक थ्योरी, एक क्वेश्चन पूछा गया लेकिन दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जैसे M दिया है कितना, 4.5 किलोग्राम पानी दिया है STP पर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वेनिश हो जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी 4.5 किलोग्राम पानी का आयतन पूछा है, केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गया। एक मोल का आयतन कितना, 22.4 लीटर, लीटर को बदल दो मीटर क्यूब में, इतना हो गया एक मोल का। तो 4.5 किलोग्राम में कितने मोल होते हैं, बस उतने से गुणा कर दो, केमिस्ट्री क्वेश्चन है। 4.5 किलोग्राम में मोल कैसे निकालेंगे, 4.5 को पहले बदल दो ग्राम में, 10 की घात 3 और भाग दे दो कितने से, 18 से, बस ये मोल हो गए। इतने मोल होते हैं 4.5 किलोग्राम में, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उसकी फीस नहीं ले रहा। 4.5 किलोग्राम में कितने मोल होते हैं, इतने मोल होते हैं, और एक मोल में इतना आयतन होता है, दोनों गुणा कर दोगे तो 4.5 किलोग्राम में आयतन आ जाएगा। बस थोड़े से और बचे। एटम सबसे सरल केमिस्ट्री से ही, और एक क्वेश्चन आता है जिसको लोग बात 1.5 महीने पढ़ाते हैं, और बड़ा सिंपल सा प्रश्न आएगा। देखो T1 T2 ऊर्जाएं हैं, बोहर मॉडल में तो ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है कितना, ये भी केमिस्ट्री का, पहली और दूसरी एक्साइटेड स्टेट में, तो E बराबर वो सूत्र होता है -13.6 बाई n स्क्वायर। बस E व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, n स्क्वायर। इसमें क्या समस्या है, n2 बटे n1 की पावर 2, n2 सेकेंड एक्साइटेड, एक्साइटेड में एक बढ़ता है तो 3 लिखेंगे, फर्स्ट में 2 लिखेंगे, स्क्वायर कर लो, 9 बटे 4, खत्म। इसको 1.5 महीने पढ़ने की जरूरत क्या है, लेकिन इसी में पता नहीं क्या क्या कहां तक घुस जाते हैं लोग, मतलब ही नहीं है समय खराब करना बच्चों का। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पहला दूसरा तीसरा चौथे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात, S बराबर U प्लस a/2 2n-1, कहीं देखा था, बोलो। तो S समानुपाती क्या आ रहा है, 2n-1, n की जगह 1 2 3 लिखते चले जाओ, n की जगह 1 लिखा, कितना आया 1, फिर 2 लिखो, 3, फिर लिखो 3 लिखो, 5 7, यही उत्तर है, बस खत्म। ऑप्शन में यही उत्तर था। पूरा पेपर अगर ढंग से पढ़ के सॉल्व करोगे आधा घंटा लगेगा, 1 घंटे तो मैं ज्यादा बता रहा हूं, ये समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन भी नहीं आया इस बार, वैसे एक क्वेश्चन आने की संभावना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, एक असर्शन रीजन का आया था, कितना सिंपल, कोई 10वीं क्लास या 9वीं क्लास का बच्चा बता देगा। एक स्प्रिंग है, उसको अपन ने ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसका जो शियर मॉड्यूलस है वो मटेरियल से डिसाइड होता है, सही बात है। मटेरियल अगर ज्यादा होगा तो उसका शियर मॉड्यूलस ज्यादा होगा, मतलब मटेरियल का ईटा ज्यादा होगा, तो ठीक है। कॉइल स्प्रिंग कॉपर की बनी है और एक जो है स्प्रिंग स्टील की बनी है, तो बताओ ये कह रहा है कि कॉपर की ज्यादा है स्ट्रेंथ, स्टील की कम है। जब होता तो उल्टा है, स्टील ही स्ट्रेंथ होती है। कॉपर और स्टील में कौन मजबूत है, स्टील।
तो ये तो उल्टा दिया है ना, तो ये गलत है, ये वाला सही है, बस ये लगाना था। ये तो कोई भी बता देगा कि कॉपर और स्टील में कौन टेंसाइल ज्यादा है ना, कौन मजबूत है। 28 इसके बाद, हाँ बस यही हो गए सारे। तो इतने आपके चैप्टर हैं। इसमें से अब आप देखो, मैंने आपको बता दिए कि जिन जिन पे मैंने येलो कलर से डार्क किया है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।